हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक पोयम है जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई, ओड टू ए नाइटिंगेल। ओड टू ए नाइटिंगेल ये एक ओड है जो जॉन कीट्स ने लिखा था। जॉन कीट्स जो कि एक रोमांटिक पोइट थे, जिनका जन्म हुआ था 1795 में और डेथ हो गई थी 1821 में। उस वक्त वो केवल 25 ईयर्स 4 मंथ्स के थे, यानी कि वो केवल 25 साल 4 महीने जो है उनकी उम्र थी जब उनकी मृत्यु हो गई थी। वो बहुत जल्दी जो है इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन वो अपनी पोएम्स के थ्रू आज भी इमॉर्टल है। आज भी वो अमर है, आज भी जो है उनकी पोएम्स पढ़ी जाती हैं और उनको याद किया जाता है। बहुत ही जो है वो ग्रेट पोएट रहे हैं और उनकी जो ये पोएम आज हम पढ़ने वाले हैं ये भी बहुत ही अच्छी पोएम है। जॉन कीट्स ने ये पोएम कंपोज की थी इन द स्प्रिंग ऑफ 1819। 1819 का जो स्प्रिंग का मौसम रहा था, उस वक्त जो है जॉन कीट्स ने ये पोएम लिखी थी। अकॉर्डिंग टू कीट्स फ्रेंड चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन, कीट के एक फ्रेंड रहे हैं चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन। तो चार्ल्स आर्मिटेज ब्राउन का कहना ये था कि जब कीट्स ने ये पोएम लिखी थी ना, तो ये पोएम उन्होंने अपने घर के गार्डन में लिखी थी। जो उनका घर जो वेंटवर्थ प्लेस में था, वेंटवर्थ प्लेस हैम्पस्टेड में है, तो हैम्पस्टेड में वेंटवर्थ प्लेस में जो उनका घर था, वो अपने बगीचे में एक पम ट्री के नीचे बैठे हुए थे और वहाँ पर उन्होंने नाइटिंगेल को गाते हुए सुना। तब उन्होंने ये पोएम लिखी थी। एक नाइटिंगेल थी जिसने जो है अपना घोंसला बनाया था वहाँ पर उसके उनके घर के पास, और उसी बर्ड के गाने से इंस्पायर होकर कीट्स ने ये पोएम कंपोज़ की थी केवल एक दिन में। कुछ ही घंटों में जो है उन्होंने ये पोएम कंपोज़ की थी जब वो बैठे हुए नाइटिंगेल का गाना सुन रहे थे। ये उनकी जो पोएम थी ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स में, और ये पब्लिश हुई थी जुलाई 1819 में, जुलाई 1819 में जो है ये पब्लिश हुई थी। इस पोएम में आपको 8 स्टेंजास देखने को मिलेंगे और हर स्टेंजा में 10 लाइन है, यानी कि इस पोएम में टोटल 80 लाइन है। तो ये पोएम जो है बड़ी भी है लेकिन बहुत ही अच्छी ये पोएम है। इस पोएम में जॉन कीट्स ने जो है ब्यूटी को और डेथ को सबको जो मतलब बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। तो चलिए फिर बिना देरी के अपनी पोएम को पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेंजा। My heart aches, and a drowsy numbness pains my sense, as though of hemlock I had drunk। तो जॉन कीट्स कहते हैं कि माई हार्ट, जो मेरा हृदय है, वो दर्द में है। मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत दुख है, मेरा जो है दिल वो बहुत दर्द में है। एंड ए ड्राउसी, ड्राउसी होता है जो मतलब थका दे। नम्बनेस, नम्बनेस जो बिल्कुल शून्य कर दे, स्थिर कर दे। पेन्स, दर्द। माई सेंस, मेरी सेंस को, जो मेरी सेंसेस हैं उसको जो है मेरे दर्द ने, मेरे दुखों ने बिल्कुल नमनेस कर दिया है। ऐसा कर दिया है मानो वो बहुत स्थिर हो चुके हैं। मेरी सेंसेस जो है वो बिल्कुल स्थिर हो चुकी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं बिल्कुल ड्राउसी हो गया हूँ, नींद में चला गया हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो है इतने दुख और दर्द है। एज दो मानो ऑफ हेमलेक आई हैड ड्रंक, मैंने पी लिया हो। क्या? हेमलॉक। ये हेमलॉक जो है एक पॉइजनस वाइन की तरह है, जो मतलब एक जहरीला लिक्विड है, जो कि सुकरात ने भी पिया था। जब सुकरात को ये पिलाया गया था, जब उनको जो है पनिशमेंट दी गई थी, डेथ पनिशमेंट उनको दी गई थी। तो कीट्स कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे मैंने हेमलॉक पी लिया हो, और या फिर एम्प्टीड, मैंने खाली कर दिया हो। सम डल ओपिएट, ओपिएट एक ड्रग होती है जो मतलब नशीली होती है, एक तरह से जो पेन रिलीफ होती है, जिससे दर्द में राहत मिलता है, लेकिन उससे क्या होता है कि इंसान नशे में आ जाता है। तो किड्स कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि या तो मैंने हेमलॉक पी लिया है, या फिर मैंने कोई ओपिएट जो है उसको बिल्कुल खाली कर दिया है। ओपिएट मैंने पी लिया है टू द ड्रेन्स। 1 मिनट पास्ट, और केवल एक ही मिनट गुजरा है। एंड लीथ वॉट्स हैड संक, और मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं लीथ नदी में डूब गया हूँ। लीथ नदी जो है ये अंडरग्राउंड मतलब कि पाताल लोक की एक नदी है, और इसको रिवर ऑफ फॉरगेटफुलनेस कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो इस नदी का पानी पी लेता है या इस नदी में डुबकी लगा लेता है वो सब कुछ भूल जाता है। तो कीट जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल मदहोश हो चुका हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है या तो मैंने वाइन पी ली है, मैं नशे में हूँ, मैंने कोई ओपिएट पी लिया है, कोई हेमलॉक पी लिया है, या फिर ऐसा लगता है कि जैसे एक ही मिनट गुजरा हो और मैंने जो है लीत नदी में डुबकी लगा ली हो। मुझे जो है अब कुछ याद नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल स्थिर हो चुका हूँ। टिस नोट थ्रू एनी वी ऑफ द हैप्पी लॉट,
अब यहाँ पर जो है वो पहली बार एड्रेस करते हैं किसको, नाइटिंगेल को, जिसके लिए उन्होंने ये पोएम लिखी है, जिसके ऊपर उन्होंने ये पोएम लिखी है। वो कहते हैं कि ये इसलिए नहीं है, मैं तुमसे एनीवी नहीं हूँ ऑफ दाई हैप्पी लॉट, क्योंकि तुम बहुत खुश हो, तुम बहुत खुश दिखाई दे रही हो, तो इससे मुझे ईर्ष्या नहीं हो रही है, मैं ज्वेलस नहीं हूँ तुमसे, बट बीइंग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, लेकिन मैं तो खुश होना चाहता हूँ तुम्हारी खुशी में, जितनी खुश तुम हो मैं भी उतना ही खुश होना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी में मैं खुश होना चाहता हूँ, मैं तुमसे कोई ज्वेलस नहीं हूँ, मैं तुमसे कोई शत्रुता नहीं रख रहा। डैट की दो तुम लाइट विंड, हल्के पंखों वाले, ड्राइड ऑफ द ट्रीज, तुम इस तरह से हो जैसे ड्राइड होती है। ड्राइड एक ट्री निम्फ होती है, यानी कि एक पेड़ों की देवी। मैं आपको उसकी पिक दिखाती हूँ, इस तरह की, जो मतलब पेड़ों की देवी होती है उसको जो है ड्राइड कहा जाता है। तो जॉन कीट्स कहते हैं कि तुम तो हल्के पंखों वाली ड्रायड हो, जैसे ट्रीज, ड्रायड ऑफ द ट्रीज होती है, पेड़ों की जो देवी होती है, तुम उसी की तरह हो, और तुम्हारे जो पंख है वो बहुत ही लाइट है। इन सब मेलोडियस प्लॉट, और ऐसा लगता है तुम किसी मेलोडियस प्लॉट से आई हो, किसी ऐसी जगह से आई हो जो कि बहुत ही मेलोडियस है, जहाँ पर कि संगीत है। ऑफ बीच इन ग्रीन, जहाँ पर कि हरी घास है, एंड सैडोज नंबरलेस, और जहाँ पर कि बहुत सारी पेड़ों की परछाइयाँ हैं। सिंगेस्ट, और तुम गा रही हो ऑफ समर इन फुल थ्रोट ईज, थ्रोटेड ईज, फुल थ्रोटेड मतलब कि पूरे गले से, रुक रुक कर नहीं, एक टोन में, एक मतलब लय में तुम गाती जा रही हो। तुम ऐसा नहीं है कि तुम बीच बीच में रुक रही हो, बीच बीच में तुम पॉज ले रही हो, तुम फुल थ्रोट में गा रही हो, और इस तुम गर्मी के गीत को गा रही हो। सिंगेस्ट ऑफ समर, गर्मी के गीत को तुम गा रही हो, क्योंकि उस वक्त का जो मौसम था ये मतलब स्प्रिंग का मौसम था, मई का महीना था, तो इसीलिए वो कहते हैं कि तुम इस समर का गीत गा रही हो, और वो भी फुल थ्रोट से। तो ये था फर्स्ट स्टेंजा। नाउ सेकंड स्टेंजा की तरफ हम चलते हैं। ओ फॉर ए ड्रॉट ऑफ विंटेज। अब यहाँ पर जो है जॉन कीट्स जो है विंटेज के बारे में बातें कर रहे हैं। विंटेज एक वाइन होती है, तो वो जो है शराब को याद कर रहे हैं, वो वाइन को याद कर रहे हैं, वो वाइन पीना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि काश कोई मुझे एक विंटेज ला दे, और विंटेज भी कैसी, डेथ हैड बीन कूल्ड ए लॉन्ग एज इन द डीप डेल्व्ड अर्थ, जो कि इस पृथ्वी के नीचे, इस ज़मीन के नीचे बहुत सालों से, लॉन्ग एज, इस कई सालों से दबाई गई हो, ठंडी होने के लिए रख दी गई हो। क्योंकि ऐसा मानना है कि जो वाइन होती है वो जितनी ज़्यादा पुरानी हो उतनी ही वो अच्छी होती है, मतलब उतना ही उसके अंदर नशा आ जाता है। तो जॉन कीट्स कहते हैं कि काश कोई मुझे विंटेज ला दे, और विंटेज भी ऐसी ला कर दे जो कि कई सालों से, बहुत समय से जो है पृथ्वी के नीचे दबाई गई हो, इस धरती के नीचे दबाई गई हो। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा, जिसमें जो है फ्लोरा का टेस्ट आ जाए, फ्लोरा यानी कि फ्लावर्स, एंड द कंट्री ग्रीन, और घास का, प्लांट्स का, यानी कि जो धरती होती है उसमें क्या होता है, उसमें फ्लावर्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे एक ऐसी वाइन चाहिए जिसके अंदर फ्लोरा और इस घास का जो है टेस्ट हो। डांस एंड प्रोविंशियल सॉन्ग एंड सन ब्रंट मर्थ ओ फॉर ए बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ। अब वो कहते हैं कि वो जो वाइन है वो एक ऐसी जगह से आनी चाहिए, प्रोविंशियल, मतलब एक रेन, फ्रांस का जो एक साउथ का जो जगह है वो वहाँ की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि वो वहाँ से आने चाहिए जहाँ पर कि लोग डांस करते हैं, प्रोविंशियल अपने जो क्षेत्रीय गाने हैं वो गाते हैं, और सन बर्न पर, और जहाँ की जो सूरज की रोशनी होती है ना वो बहुत ही सुहानी होती है। क्योंकि क्या होता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें जो विंटर है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। केवल अप्रैल, मई, जून, ये कुछ महीने होते हैं जहाँ पर कि सर्दी बहुत कम होती है। तो इसीलिए वो साउथ एरिया को याद कर रहे हैं, क्योंकि जो साउथ एरिया है वो थोड़ा वार्म रहता है। तो वो कहते हैं कि मुझे उस जगह की वाइन ला कर दो जहाँ पर कि लोग डांस करते हैं, क्षेत्रीय जो है अपने गाने गाते हैं, और वहाँ की जो सूरज होता है वो बहुत ही, उसकी जो रोशनी होती है, जो सन बर्न्ट होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ओ फॉर ए बीकर फुल ऑफ द वार्म, ओ फॉर ए बीकर, वो एक बीकर को याद कर रही है, फुल ऑफ द वार्म साउथ, जिसमें कि साउथ की गर्मी हो, यानी कि साउथ से वो लाया गया हो। फुल ऑफ द ट्रू, जो कि सच से भरा हुआ, ट्रू से भरा हुआ हो। द ब्लसफुल हिपोक्रेन, और उसमें ब्लश हो, ब्लश होता है ना कलर, रेड कलर, और किसका, हिपोक्रेन का। अब ये हिपोक्रेन क्या है, ये हिपोक्रेन भी एक रेफरेंसेस दिया है यहाँ पर जॉन कीट्स ने। एक फाउंटेन है जो कि मतलब पोइट जो होते हैं ना, पोइट्स जो होते हैं उनको ये पोइटिकल पावर देता है।
ये कहते हैं कि जो अगर इसको पी लो, इसका जो मतलब इसका पानी पी लो, तो उसमें पोइट में जो है एक पोइटिकल पावर आ जाती है, वो अच्छी अच्छी पोएम्स लिख सकता है। तो वो कहते हैं कि काश कोई मुझे हिप्पोक्रेन का पानी ला दे, हिप्पोक्रेन की बूंद जो है उसमें मिलाकर मुझे ला दे, विद बीडिड बबल्स विंगिंग एट द ब्रीम। और उस बीकर में जो वाइन की बोतल होगी, उसमें क्या होगा, उसमें बबल्स होने चाहिए, झाग उठने चाहिए, एंड पर्पल स्टेन माउथ, और जब मैं उसको पीऊँ तो ये मेरे मुंह को भी पर्पल कर दे, यानी कि अपना जो रंग है, इसका जो ब्लश फुल जो रंग होगा, ये मेरे मुंह पर भी लगा दे, मेरा मुंह भी जो है उससे स्टेन हो जाए, मेरा मुंह का रंग भी पर्पल हो जाए, दैट आई माई ड्रिंक, यानी कि जब मैं उसको पीऊँ, एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और फिर मैं इस संसार को छोड़कर चला जाऊं, इस अनसीन संसार को, इसको मैं नहीं देखना चाहता, इस अनदेखे संसार को, एंड विद दी, और तुम्हारे साथ, फेड अवे, मैं बहुत दूर चला जाऊं, इनटू द फॉरेस्ट, इस अंधकार में, फॉरेस्ट में, किसके साथ, वो नाइटिंगेल के साथ जाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि नाइटिंगेल, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ उड़ जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ जो है यहाँ से चले जाना चाहता हूँ, और उस फॉरेस्ट डीम में मैं चले जाना चाहता हूँ, उस फॉरेस्ट में, इस जंगल में, डीम जो कि अंधकार में है, एक अंधकार में जंगल में मैं तुम्हारे साथ यहाँ से फेड अवे हो जाना चाहता हूँ, यहाँ से जो है गायब हो जाना चाहता हूँ, डिसअपियर हो जाना चाहता हूँ इस वर्ल्ड से, इस संसार से। तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि जॉन कीट्स कितने डेस्पेयर भी हैं, मतलब बहुत ही वो जो है वो अपनी लाइफ से निराश है, क्योंकि जॉन कीट्स की जो लाइफ रही है वो बहुत ही दर्द भरी रही है। जॉन कीट्स बहुत छोटे थे जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, और उन्होंने जो है अपने भाई को भी अपनी ही आंखों के सामने मरते हुए देखा था, और वो जो है एक बीमारी से भी जूझ रहे थे, ट्यूबरकुलोसिस सी, और उसी से जो है उनकी भी डेथ हुई थी, बहुत कम उम्र में वो हमें छोड़कर चले गए थे। लेकिन वो जो है मतलब अपनी पूरी लाइफ में जो है वो दुख में ही रहे हैं, जिनसे उन्होंने प्यार किया था उसने भी जो है उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, तो वो बहुत ही अपने जीवन से निराश हो चुके थे। अब वो कहते हैं फेड फार अवे, मैं बस दूर चले जाना चाहता हूँ, डिसॉल्व, मैं डिसॉल्व हो जाना चाहता हूँ, मेल्ट हो जाना चाहता हूँ, पिघल जाना चाहता हूँ, एंड क्वाइट फॉरगेट, और मैं भूल जाना चाहता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, वाट, जो कि दो तुम, दो मतलब नाइटिंगेल, एमंग द लीव्स, जो कि पत्तियों के बीच में रहती हो, हैज़ नेवर नोन, उसको नहीं पता, यानी कि उन चीज़ों से मैं दूर जाना चाहता हूँ जिनको तुम तो जानती भी नहीं, तुम्हें तो पता भी नहीं, इस संसार के दुख दर्द के बारे में तुम्हें तो पता भी नहीं, और मैं जो हूँ उस दुख दर्द से भी दूर चले जाना चाहता हूँ। किस किस से, द वेरीनेस, वेरीनेस से, वेरीनेस यानी कि थकान से, द फीवर, फीवर मतलब बीमारी से, एंड द फ्रेट, और फ्रस्ट्रेशन से, इस संसार में जो थकान है, इस संसार की जो वेरीनेस है, जो परेशानियां हैं, इस संसार की जो बीमारियां हैं, जो फ्रस्ट्रेशन है, मैं इन सब से दूर चले जाना चाहता हूँ। हेयर यहाँ पर, वेयर मैन सीट, जहाँ पर कि लोग बैठते हैं, एंड हियर ईच अदर ग्रोन, और एक दूसरे के दुख दर्द को सुनते हैं, यानी कि यहाँ पर जॉन कीट्स कहना चाहते हैं कि संसार जो है इसमें हर प्राणी दुखी है, सब दुखी है, जो भी एक जगह बैठ जाए आपस में बातें करे तो वो एक दूसरे के दुख को सुनते हैं, हर कोई अपना दुख कहता है, हर कोई अपनी कंप्लेन करता है, तो मैं इस ऐसे संसार से दूर जाना चाहता हूँ। वेयर पालसी, वेयर पैल्सी शेक्स ए फ्यू सैड लास्ट ग्रे एयर्स, मतलब पैल्सी जो एक बीमारी है, तो वो कहते हैं कि जो यहाँ पर जो बीमारी के बारे में वो बातें कर रहे हैं कि जो पैल्सी बीमारी अगर किसी को लग जाए तो उसको हिलाकर रख देती है, और लास्ट के हेयर्स, जो कि बूढ़े लोग होते हैं जिनके हेयर्स जो बिल्कुल ग्रे हो चुके हैं, वाइट हो चुके हैं, सफ़ेद हो चुके हैं, तो ऐसे जो लोग हैं जो बिल्कुल मरने की कगार पर है, और पैल्सी जो बीमारी है वो उनको मार देती है। वेयर यूथ ग्रोस पेल, जहाँ पर कि जो यूथ है, जो नवयुवक है, वो भी पीले पड़े हुए हैं, एंड स्पेक्टर थीन, और वो भी धीरे धीरे पतले होते चले जाते हैं, एंड डाइस, और आखिर में मर जाते हैं, यानी कि जो समय है ये सबको ख़त्म कर देता है, सबको मार देता है। वेयर बट टू थिंक इज़ टू बी फुल ऑफ सोरो, और जहाँ पर केवल सोचने से ही दुख आ जाता है, अगर हम बैठकर कुछ सोचने लगे तो हम केवल दुख भरी बातें ही सोचेंगे, और हमें जो है दुख भरी बातें ही याद आएगी, और अगर हम मतलब सोच में भी जो है हमारे दुख ही होगा, एंड डिडन आइड डेस्पेयर्स, और हमारी जो आंखें हैं वो लद गई है, किससे, डेस्पेयर से, निराशा से। जब हम सोचते हैं बैठकर दुख भरी बातों को, अपनी दुख भरी चीज़ों को हम याद करते हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो आंखें हैं ना वो भी दुख से लद जाती है, और वो निराशा से बिल्कुल ऐसी हो जाती है, बोझिल हो जाती है। वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्टर्स आइज,
जहाँ पर कि जो ब्यूटी है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कहते हैं कि जो ब्यूटी है वो अपनी आँखों को नहीं रख पाती, ब्यूटी हमेशा नहीं रह पाती, जो टाइम है वो ब्यूटी को भी डिके कर देता है, ब्यूटी भी जो है एक दिन मर जाती है। जो चीज़ आज ब्यूटीफुल है कुछ समय बाद वो इतनी ब्यूटीफुल नहीं रहेगी। और न्यू लव पाइन एट दैम बियॉन्ड टुमारो, और जो न्यू लव है, जो नया नया लव है, जो कि मतलब होता है, नवयुवकों को जो लव होता है वो भी केवल कल तक के लिए ही है, यानी कि कुछ समय बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। प्यार भी जो है नहीं रहता, प्यार भी जो है लोगों को सच्चा प्यार नहीं मिलता। तो ये जो संसार है, मैं इन सब से दूर चले जाना चाहता हूँ नाइटिंगेल के साथ। मैं तुम्हारे साथ जो है एक फॉरेस्ट में चला जाना चाहता हूँ, एक ऐसा फॉरेस्ट जो कि बिल्कुल डिम है, अंधकार में हो। अवे अवे फोर आई विल फ्लाई टू दी, अवे अवे बहुत दूर बहुत दूर, आई विल फ्लाई टू दी मैं तुम्हारे साथ उड़ जाऊंगा। नोर चैरिटेड बाय बैकेस एंड हिज बार्ड्स, बैकेस जो है ये शराब का देवता है, गॉड ऑफ वाइन इसको कहा जाता है। तो मुझे तुम्हारे साथ जाने के लिए कोई बैकेस का चैरियट नहीं चाहिए, मैं बैकेस के रथ पर नहीं जाऊंगा। एंड इस पार्ट या फिर उसके जो मतलब और जो लोग होते हैं, उसके जो साथी होते हैं, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। इससे पहले अगर जब हमने देखा था तो जो जॉन कीट्स हैं वो वाइन की बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो उसको मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ जाने के लिए मुझे वाइन की ज़रूरत नहीं है, बट किंतु ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोएजी, मुझे तो पोइट्री के पंख चाहिए, कविता के पंख चाहिए, जो मेरी पोएम्स हैं उनके पंखों पर मैं बैठकर जाऊंगा, जो कि व्यूलेस है, जिसे कोई नहीं देख सकता। दो, हालांकि द डल ब्रेन, जो मेरा ये ब्रेन है जो कि बिल्कुल डल हो चुका है, प्रीप्लेक्सिस, ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है, एंड रिटार्ड्स, और ये मुझे रोक रहा है, मेरी जो ये गति है इसको धीमी कर रहा है, मुझे ये स्लो कर रहा है ऑलरेडी विद इन, लेकिन मैं तो पहले ही तुम्हारे साथ उड़ चुका हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम पोएम लिखते हैं तो हम अपने हार्ट से लिखते हैं, हम अपने माइंड से पोएम नहीं लिखते। माइंड से अगर पोएम लिखेंगे तो वो बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं होगी, जो पोएम दिल से लिखी जाती है। तो यहाँ पर जो है पोइट बात करते हैं कि मतलब पहले तो वो बात कर रहे थे कि मैं बिल्कुल नशे में डूब जाना चाहता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, लेकिन जब वो नाइटिंगेल का गाना सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ चला जाऊँगा, और तुम्हारे साथ जाने के लिए तो मुझे शराब की भी ज़रूरत नहीं है, वाइन की ज़रूरत नहीं है, मैं तो पोइट्री के सहारे तुम्हारे साथ जाऊंगा, अपनी पोइट्री के पंखों से जो है मैं तुम्हारे साथ उड़कर जाऊंगा, मैं अपनी इमेजिनेशन में जाऊंगा। तो यहाँ पर जो जॉन कीट्स की जो एक इम्पोर्टेंस रही है, इम्पोर्टेंस क्वालिटी जो उनकी रही है, डेट इज़ सेंसलेसनेस, तो वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगी आगे। तो वो कहते हैं कि मैं तो अपनी पोइट्री के पंखों पर, जो कि व्यूलेस है, जिसे कोई नहीं देख सकता, उसके साथ तुम्हारे साथ जाऊंगा। हालांकि जो मेरा ब्रेन है वो मुझे रोक रहा है, मुझे कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ जा चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जो है जॉन किट्स अपनी इमेजिनेशन में पहुँच चुके हैं। तो वो कहते हैं टेंडर इज़ द नाइट, ये नाइट जो है ये कितनी टेंडर है, कितनी कोमल है, कितनी प्यारी है। और ये जो लाइन है टेंडर इज़ द नाइट, ये जो एक अमेरिकन पोइट रहे हैं उन्होंने भी इस पर अपना एक नॉवेल लिखा था। उनका नाम था शायद स्कॉट फिट्जरलैंड, स्कॉट फिट्जरलैंड जो हाँ पोइट रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक नॉवेल लिखा था टेंडर इन द नाइट के नाम से, तो वो उन्होंने यहीं से ली थी। एंड हैप्पली द क्वीन मून, और जो क्वीन है, जो रानी है मून की, मून यानी कि चंद्रमा को यहाँ पर इन्होंने रानी बताया है, क्वीन मून बताया है, वो अपने थ्रोन पर आ चुकी है, यानी कि रात हो चुकी है और वो अपनी गद्दी पर आ चुकी है, और क्लस्टर्ड अराउंड, और उसके चारों तरफ बाय ऑल हर स्टेरी फेस, फेस मतलब अटेंडेंट्स, उसके अटेंडेंट्स हैं, उसके सेवक हैं, और वो कौन है, वो है स्टार्स। चंद्रमा के चारों ओर तारे होते हैं, और यहाँ पर जो है चंद्रमा को क्वीन माना गया है। हम जो है चंद्रमा को, मून को जो है एज ए मेल डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न्स की जो पोएम्स मिलेगी आपको, उसमें जो मून है उसको एज ए फीमेल डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर वो मून को क्वीन कहते हैं कि जो चंद्रमा है वो अपनी गद्दी पर आ गई है, चंद्रमा रानी जो है क्वीन मून अपनी गद्दी पर आ गई है, और उसके चारों ओर उसके तारे, उसके अटेंडेंट्स खड़े हुए हैं। बट हेयर देयर इज़ नो लाइट, लेकिन यहाँ तो कोई भी प्रकाश नहीं है। कहाँ पर प्रकाश नहीं है? उस वर्ल्ड में जहाँ पर कि जॉन कीट्स चले गए हैं, किसके साथ? नाइटिंगेल के साथ। उन्होंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ इस अंधकार में, फॉरेस्ट में जाना चाहता हूँ, जंगल में जाना चाहता हूँ। तो जंगल में क्या होता है? जंगल में तो अंधकार होता है, अंधेरा होता है। सेव व्हाट फ्रॉम हेवन इज विद द ब्रिजेस ब्लोन थ्रू वेरियस ग्लूम्स एंड वाइंडिंग मोसी वेज, यानी कि क्या है, जब जो मतलब
वेंट्रस ग्लूम्स का मतलब क्या होता है? वेंट्रस ग्लूम्स होता है जो पेड़ों से छनकर थोड़ी बहुत रोशनी आती है, जो पेड़ जो है ब्लॉक कर देते हैं। ट्रीज़ खड़े हुए हैं, लंबे लंबे ट्रीज़ हैं वहाँ पर, और उन्होंने जो है रोशनी को ब्लॉक करके रखा हुआ है, और उनसे छन कर फिल्टर होकर थोड़ी बहुत जो है रोशनी वहाँ पर पड़ रही है, लेकिन वो बहुत ही हल्की है। और वहाँ का रास्ता कैसा है? वो विंडिंग मोसी वेस, बिल्कुल मोसी है, काई जमी हुई है उस रास्ते पर। तो ये जो है ये सेव व्हाट फ्रॉम हेवन इज विद द ब्रिजेस ब्लोड, और यहाँ पर जो है ब्रिजेस, हवा बह रही है। मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर कि हवा बह रही है, ये हेवन से कुछ दूर है। हाँ, यहाँ पर जो है वेंट्रस ग्लूम्स है, यानी कि कुछ कुछ रोशनी यहाँ पर पेड़ों से छनकर आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ों ने जो है यहाँ पर रोशनी को ब्लॉक करके रख दिया है, और यहाँ का जो रास्ता है उस पर काई जमी हुई है।